चैनल सच आज का के प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है, हम अपने चैनल का मुख्य उद्देश्य यही बताते हैं कि जो आज का सच है वो आपके सम्मुख रखा जाए। किसी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है जो वास्तविकता है उसको सामने रखा जाए। कोई भी इस प्रकार का दावा ना किया जाए जिसके पीछे कोई आधार नहीं। और हमारा आधार बड़ा स्पष्ट है कि हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, और हरियाणा में जब भी राजनीति की चर्चा होती है, वैसे तो सब प्रदेशों में ऐसा होता होगा, परंतु मैं सिर्फ हरियाणा के संदर्भ में अभी बोल रहा हूं, जातिगत व्यवस्था को बहुत अहमियत दी जाती है। और ये जातियां निर्णय करती हैं कि जाति का थोक वोट बैंक यानी अधिकांश वोट बैंक किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, उस पार्टी की हवा बनती है। ये अभी तक हमने साउथ हरियाणा की 9 विधानसभाओं के बारे में, जो कि मेवात, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों के अंदर स्थित हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। संभावना व्यक्त कर चुके हैं कि 2024 में अक्टूबर मास में होने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, किस पार्टी की विजय होगी और कौन सी सीट किसे मिलेगी, इस प्रकार की बातें। और बौद्धिक तर्क हैं ये, आंकड़े वैसे नहीं है, हवाई आंकड़े नहीं है, सट्टेबाजों की तरह के आंकड़े नहीं है, सिक्का उछाल नहीं है कि ये जीतेगा ये हारेगा लिख दिया, और फेक मीडिया न्यूज भी नहीं है। ये सब वास्तविकता है। हम वहां के इतिहास की भी चर्चा करते हैं, वहां पर लड़ने वाले मुख्य चुनावी कलाकारों की भी चर्चा होती है, और फिर जो संभावित परिणाम है पार्टी वाइज उसकी भी बात होती है। तो अब हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों की चर्चा करें। फरीदाबाद में 2 जिले हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 3 सीटें पलवल जिले के अंदर आएंगी और 6 सीटें फरीदाबाद जिले में। इन 9 सीटों की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र बनता है। लोकसभा का चुनाव तो हो गया, कृष्णपाल गुर्जर वहां से विजयी हुए हैं। उतने मतों से तो नहीं हुए जितने मतों से वो पिछली बार हुए थे। बहुत अधिक वोटों से, वो 6 लाख के लगभग वोटों से जीते थे। इस बार जीतने की मार्जिन जो है बहुत कम हुआ। तो इसका अर्थ ये है जनता बदलाव महसूस करती है, क्योंकि वो 9 असेंबलियों का एक कंबाइंड परिणाम था। अब ये असेंबली वाइज पलवल में सबसे पहली विधानसभा जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है हथीन। हथीन मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी मेवात के साथ लगती है, इसलिए काफी मुसलमान पॉपुलेशन वहां पर है, और वो मेवाती ओरिजिन की है, उसी तरह की परंपराओं को फॉलो करती है, उसी तरह की राजनीतिक विचारधारा रखती। मजे की बात यह है कि हथीन विधानसभा में जाटों की संख्या भी कम नहीं, और जाट जो हैं वो अपना वहां संगठन बनाए हुए हैं और जीतते भी रहे हैं। यानी 1967 से यदि इस हथीन विधानसभा की सीट की इसका इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस जीती है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन जीते हैं, जनता पार्टी जीती है, हरियाणा लोकदल जीता है, हरियाणा विकास पार्टी का भी वहां से प्रवेश हुआ है, और लोकदल का दूसरा जो एडवांस वर्जन था, इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो जिसको बोलते हैं, वो भी जीता है, और भारतीय जनता पार्टी भी पिछले इलेक्शन में जीती। तो भारतीय जनता पार्टी हथीन विधानसभा में कोई ज्यादा प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाई। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ 2019 का चुनाव ऐसा था जिसमें प्रवीण डागर भारतीय जनता पार्टी से जीते। मेवों के तो अपने कुल और गोत्र होते हैं। जो वहां जाट पॉपुलेशन है, ये पूरा एक तरह से ग्रामीण इलाका है। जो जाट पॉपुलेशन है, इनकी अपनी खापें, इनकी अपनी पंचायतें, वहां पे इनके अपने संगठन हैं। और रावत और डागर ये 2 गोत्र हैं जिनकी डोमिनेंस है, और जो विधायक बनते रहे वो भी इन 2 गोत्रों से बनते हैं।
कभी रावत बनते हैं, कभी अपना डागर बनते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें जाटों की तरफ से चौधरी हर्ष कुमार 2 बार लड़े, 2 बार जीते। लड़े तो कई बार, जीते 2 बार। मेरे मित्र हैं वहां से एक एमएलए भगवान साहिब रावत, जाट कम्युनिटी के हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से वो भी लड़े और जीते। मुसलमानों में अजमत खान एक बड़ी पॉपुलर फिगर रही ये मुसलमानों। आप भी 2 बार जीते वहां से, 1982 में भी जीते, 1991 में भी जीते। और उसके बाद जो दूसरी फिगर वहां पर आई मुसलमानों की नेता के रूप में, जलेब खान को चौधरी जलेब खान के नाम से जाना जाता है। यानी मुसलमानों की जो चौधराहट है वो चौधरी जलेब खान के पास आई 2009 में। वो इंडिपेंडेंट रूप से जीते, परंतु उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का भी स्थान दिया जलेब खान जी को। जलेब खान जी का स्वर्गवास हो गया और अब उनके बेटे इजराइल वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, जो पिछली बार भी लड़े। परवीन डागर जी के मुकाबले में मोहम्मद इजराइल बहुत कम वोटों से हारे। मार्जिन ऑफ विक्ट्री परवीन डागर जी का सिर्फ 2887 था। और मैं समझता हूं इसमें पार्टियों का कोई रोल नहीं था। मोहम्मद इजराइल कांग्रेस से लड़े, प्रवीण डागर बीजेपी से लड़े, परंतु बीजेपी के पार्टी कैडर के वोट हों या कांग्रेस कैडर के वोट हों, ऐसा नहीं, जातियों के वोट। अधिकांश मुस्लिम वोटर्स ने मोहम्मद इजराइल के पक्ष में मतदान दिया और अधिकांश हिंदू वोटर्स ने, यानी जाट वोटर्स ने, प्रवीण डागर जो स्वयं डागर खाप से थे, बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उनको दिया और 46,744 वोट उनको मिले। और मोहम्मद इजराइल 43,857 वोट, यानी सिर्फ 2,887 की मार्जिन से वो जीत पाए। और इस बार ऐसा लगता है कि दोबारा दंगल इसी प्रकार का होगा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का तो पता नहीं, मोहम्मद इजराइल जरूर कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और हर्ष कुमार जी भी हौसला छोड़ने वाले नहीं। हर्ष कुमार जी कई इलेक्शन लड़े, 2 बार जीते भी। और चौधरी हर्ष कुमार सबसे पहले 1996 में जीते। उस समय बंसीलाल जी की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में थे। फिर इंडिपेंडेंट भी जीते 2005 में हर्ष कुमार। और हर्ष कुमार जी ने इलेक्शन बहुत लड़े। 2019 का भी इलेक्शन जो है हर्ष कुमार उसमें थे और अपनी अच्छी पहचान बनाई। 30,334 वोट उन्होंने लिए। और बसपा के उम्मीदवार के रूप में तैयब हुसैन साहब भी वहां से दम ठोकते हुए नजर आए और उन्होंने भी 35,233 वोटों का लिया। इस प्रकार से वहां मुसलमानों के वोट जो हैं वो बटे और जाटों के वोट भी आपस में बटे। ये बड़ी अजीबोगरीब समस्या नहीं, मैं समझता हूं परिस्थिति थी। तो हर्ष कुमार और प्रवीण डागर के जाटों के वोट बढ़ने के बावजूद प्रवीण डागर आगे रहे। 46,744 उनके मत थे। और मुसलमानों के भी वोट बढ़ने के बाद तैयब हुसैन उर्फ नाजिर अहमद और मोहम्मद इजराइल, यानी मोहम्मद इजराइल नेशनल कांग्रेस से थे और तैयब हुसैन साहब बसपा के उम्मीदवार थे। इन दोनों ने काफी वोट लिए, वोट बटे और इस बटने की वजह से प्रवीण डागर थोड़ा सा ऊपर रह गए। तकरीबन 2,887 मतों से वो विजयी घोषित हुए। मैं समझता हूं स्थिति इस बार बदलेगी क्योंकि मुसलमानों के वोट बढ़ने की उम्मीद कम है। कारण ये है, और ये निश्चित कारण है, इसको आप माने चाहे ना माने, कि केंद्र की भाजपा सरकार की शह पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी मुसलमानों के विरुद्ध हेट कैंपेन चलाई।
और वो हेट कैंपेन में मुसलमानों ने रिएक्शन तो ज्यादा नहीं दिया, परंतु प्रतिक्रिया इनकी इस प्रकार हुई कि इकट्ठे होकर वोट डालने लग गए, और इनको ऐसा लगा कि मुसलमान यदि सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को ही वोट डालता तो ये कोई जरूरी बात नहीं। अब इनको पार्टी का रुख अपना लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी इनके हितों की रक्षा कर सकती है, चाहे उसका कैंडिडेट मुसलमान है या नहीं। यूपी के लोकसभा इलेक्शन में तो इन्होंने यही किया, और हरियाणा के लोकसभा इलेक्शन में भी इन्होंने यही करके दिखाया। इनके लिए अब अपने अस्तित्व का बचाव करना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं समझता हूं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हैं इस वक्त मुस्लिम, और वहां से जो जलेब खान साहब के बेटे चौधरी इजराइल, उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता, संभावना तो पूरी है कि मिलेगी, और नहीं भी मिली तो भी मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे निश्चित। और जहां तक जाटों का प्रश्न है, ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है। पूरे हरियाणा में जाट वोटर कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, मैं समझता हूं किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा कारण है। किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों का, एक तरह से मैं तो इसको कहूंगा, उनकी हत्या हुई, बैठे रहे, मारे गए। किस तरह मरे ये कारण आप सबके सम्मुख है, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी मांगे नहीं मानी गई, और तकरीबन 2 साल तक वो एजिटेशन के रास्ते पर रहे, और वो एजिटेशन अभी तक चल रहा। तो जाट समुदाय पुनः एक बार सोच रहा है कि अपने वोट आपसी उम्मीदवारों में बंटने दे, भाईचारे और खापों की बंटवारे के अनुसार चलें, कि डागर और रावत वोटों का बंटवारा हो, या इकट्ठे होकर एक कांग्रेस उम्मीदवार को दें। इसके ऊपर विचार होगा। अब अधीन विधानसभा के 2024 के चुनावों में क्या होता है, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। कि जाट जो हैं उनमें से काफी वोट कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे से हर्ष कुमार जी खड़े हुए हैं, या हमारे से कोई और जाट उम्मीदवार खड़ा हुआ है किसी दूसरी पार्टी की टिकट पर, और हमें कांग्रेस की टिकट पे जो खड़े हैं, यदि मोहम्मद इजराइल को टिकट कांग्रेस की मिल जाती है तो हम उसे उसके पक्ष में वोट करेंगे। मैं इस संभावना को ओवररूल भी नहीं कर रहा। संभावना है कि जाट वोट दे सकते हैं। यदि जाट वोट देते हैं तो मोहम्मद इजराइल को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जाट वोट नहीं देते तो मोहम्मद इजराइल और परवीन डागर को यदि दोबारा टिकट मिलती या किसी अन्य बीजेपी उम्मीदवार को मिलती है तो पूरा संघर्ष होगा। परंतु मेरा अब भी मानना है कि लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए, जिसमें मोदी की अपनी गारंटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लोगों ने बहुत सारा वोट जो है वो बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में दिया। मेरी राय में हथीन से कांग्रेस उम्मीदवार का जीतना लगभग लगभग निश्चित है, चाहे आप उसे ये मानिए मुसलमान कैंडिडेट हो कांग्रेस का, चाहे जाट उम्मीदवार हो कांग्रेस का। कांग्रेस का जीतना हथीन में निश्चित। अब पलवल की एक दूसरी विधानसभा की चर्चा कर लें जिसका नाम पलवल है। नाम ही पलवल है, दिल्ली आगरा रोड पर है, और इस वक्त वहां से बीजेपी के दीपक मंगला ये उम्मीदवार ये जीते हुए एमएलए। और सन 67 से यदि इसका इतिहास देखा जाए तो कभी इंडिपेंडेंट जीते, कभी कांग्रेस जीती, जनता पार्टी भी जीती है, लोकदल भी जीता, हरियाणा विकास पार्टी भी जीती है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से भी जीत हासिल हुई, भारतीय जनता पार्टी का भी इस वक्त एमएलए है। यहां एक व्यक्तित्व की चर्चा मैं करना चाहूंगा, उसका नाम है करण सिंह दलाल। और आपने बहुत सारी न्यूज देखी है, यूट्यूब के ऊपर भी चैनल्स की न्यूज भी आई हैं, अखबारों में भी देखी है कि करण सिंह दलाल फरीदाबाद लोकसभा की टिकट लेने के बड़े भारी इच्छुक थे, और लोग कहते थे वो भारी कैंडिडेट है। और भारी कैंडिडेट थे भी कुछ हद तक, शायद जीतने की संभावना ना भी हो क्योंकि वो 9 विधानसभाओं का इकट्ठा इलेक्शन होता है। परंतु पलवल की सीट पर करण सिंह दलाल निर्विवाद रूप से सबसे आगे। 1991 में और 1996 में आप जीते हरियाणा विकास पार्टी से, 2000 में आपने रिपब्लिकन पार्टी का टिकट लिया, फिर जीत गए, 2005 में कांग्रेस का टिकट लिया, फिर जीत गए।
और 2009 में हारे, इनेलो से हारे, और 2014 में आपने फिर कांग्रेस का टिकट लिया और जीत गए। और अब जो 2019 का इलेक्शन हुआ उसमें दीपक मंगला आपसे कोई ज्यादा सीटों से, वोटों से आगे नहीं थे। मार्जिन ऑफ विक्ट्री ठीक ठाक था, 28,296 वोटों से दीपक मंगला जीते, पर करण सिंह दलाल ने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी। और हरियाणा में भाजपा सरकार थी, उसका प्रभाव था 5 साल से, और मोदी का भी नारा था। दोनों बातों ने साथ दिया, दीपक मंगला जीत गए। दीपक मंगला इससे पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे परंतु जीते नहीं। इस बार उनका दाव लगा और वो एमएलए हैं। और दीपक मंगला इसमें वैश्य समाज से हैं। तो करण सिंह दलाल पलवल में एक बार को छोड़कर जितनी बार लड़े वो जीते, और इस बार भी उनको टिकट मिलने की संभावना इसलिए कि वो हुड्डा गुट से माने जाते हैं। अब ये गुटों की भी व्याख्या करनी होगी, आप सब जानते हैं, दोबारा बार बार इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हुड्डा के रिश्तेदार भी हैं, समधी लगते हैं रिश्ते में उनके। करण सिंह दलाल वहां पर इस वक्त अपना चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं, और लोगों का मानना है कि करण सिंह दलाल को यदि कांग्रेस की टिकट मिलती है तो विजयी अवश्य होंगे, इसमें पूरी 100% संभावना है। अब वह जातियों की यदि व्याख्या करो तो जाट तो उसे वोट देंगे ही देंगे, कुछ गुजर भी दे सकते हैं जो गुजर उस बिरादरी में, कुछ मुस्लिम भी हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के लोग भी उनके साथ हैं, और सुनिए कुछ पंजाबी भी उनके साथ हैं। जबकि पंजाबियों ने भी एक बार अपने उम्मीदवार को जिताया जिसका नाम है सुभाष चंद्र कत्याल। मेरे क्लास फेलो हैं, प्राइमरी स्कूल से हम इकट्ठे पढ़े, रोहतक में रहते थे पहले और अब पलवल में हैं, बहुत अरसे से वहीं स्थापित हो गए। वो भी एक इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन तो उन्होंने कहीं लड़े परंतु 1987 का इलेक्शन सुभाष कत्याल लोकदल की टिकट से जीते। तो पंजाबियों में उनका बड़ा प्रभाव था, परंतु धीरे धीरे जब राजनीति में जब आपको सफलता नहीं मिलती तो प्रभाव कम होता जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और आज के दिन में सुभाष चंद्र कत्याल, आयु की भी बात है, और दूसरा काफी अरसा हो गया उनको जीत हासिल की हुई, उसके बाद जीत प्राप्त नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि वो इतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे किसी भी पार्टी से लड़े। वो बीजेपी में हैं, और बीजेपी मुझे लगता है पूरी संभावना दीपक मंगला को टिकट देगी, ना कि सुभाष चंद्र कत्याल को। यदि सुभाष चंद्र कत्याल को टिकट मिल भी जाती है तो पंजाबी वोट तो मिल जाएंगे, परंतु फिर भी करण सिंह दलाल इनसे भारी पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सुभाष चौधरी को भी यदि टिकट मिलती है बीजेपी की तरफ से तो भी कोई करण सिंह दलाल हारने वाले नहीं है। तो कांग्रेस के अंदर लगभग ये मान लिया गया है कि पलवल विधानसभा से करण सिंह दलाल को टिकट मिलेगी, और लोगों ने भी लगभग यही मत दिखाया है, विभिन्न जातियों ने जो पलवल विधानसभा में रहती हैं, कि इस बार करण सिंह दलाल को ही विजयी करवाएंगे। अब हम तीसरी विधानसभा की चर्चा करते हैं जो पलवल में है, और उसका नाम है होडल। पहले ये पलवल डिस्ट्रिक्ट की हैं और रिजर्व, अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व है। इसका नाम पहले हसनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी था और अब होडल है। अब इसके जो आंकड़े हमारे पास पिछले 3 इलेक्शंस के हैं, सबसे पहले इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के जगदीश नायर 2009 में जीते। उदय भान जी जो अब हरियाणा कांग्रेस के प्रधान हैं, ये कांग्रेस की टिकट पे 2014 में जीते, और 2019 में जगदीश नायर फिर जीते भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, अब वही विधायक। 2019 में मार्जिन ऑफ विक्ट्री को लंबा चौड़ा नहीं था। जगदीश नायर को 55,864 वोट मिले, उदय भान जी को 52,477 वोट मिले, यानी मार्जिन था 3,387। परंतु अब उदय भान जी का रुतबा बहुत बड़ा, पूरे प्रदेश की कांग्रेस के आप प्रधान हैं,
और हुड्डा साहब का आपको सहयोग है। जो जहां तक ग्रुप्स का प्रश्न है, हुड्डा साहब और उदय भान जी का एक ग्रुप माना जाता, दूसरे ग्रुप में शैलजा हैं, सुरजेवाला हैं और अन्य लोग हैं। इन ग्रुपों को, ग्रुपिज्म खत्म करने के लिए राहुल गांधी बड़े प्रयत्नशील है और उनकी वार्निंग्स, प्रयत्न सफल होते भी नजर आ रहे हैं कि अब जो ऊपर उभर कर आ रही थी गुटबंदी, जो कि लोकसभा इलेक्शन में एक्सट्रीम पर पहुंची, अब शायद थोड़ा नीचे। चलिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। उदय भान जी को टिकट मिलेगी, टिकट खुद ही बांटने वाले हैं, तो स्वयं को टिकट नहीं मिलेगी, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस की टिकट उदय भान जी को मिलेगी। जगदीश नायर जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे। पिछला चुनाव बहुत थोड़े वोटों से हारे थे उदयवान जी, 3387 वोटों से। इस बार लगभग लगभग ये निश्चित है कि उदयवान जी जीतेंगे। अनुसूचित जातियां संगठित रूप से, क्योंकि उनकी जाति से संबंधित व्यक्ति इसमें पूरे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो तो वोट देंगे। जाट भी वोट देंगे, पंजाबी भी देंगे, पिछड़े भी देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये यूपी से लगते हुए इलाके हैं, चाहे वो पलवल हो, चाहे वो होडल हो। तो यूपी की जो माइग्रेंट लेबर है वो भी इन दोनों हलकों में काफी बड़ी संख्या में विद्यमान। अब उनके कितने वोटर रजिस्टर्ड है, मेरे पास कोई उसका रिकॉर्ड तो नहीं है, किंतु उनके वोटर स्थायी रूप से जो बसने वाले यूपी के माइग्रेंट लेबर और माइग्रेंट पीपल हैं, उनके वोट यहां पर होंगे और वो प्रभाव डालते हैं। यूपी के इन वोटर को दिल्ली के पैटर्न पर आम आदमी पार्टी जो है वो कैश करती है। और यदि आम आदमी पार्टी का ये ऐलान है कि 90 की 90 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं परिस्थितियां बदल रही हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, कम से कम एक नेता आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल नेता विहीन हो गई थी, सारे नेता इनके अंदर थे, वो बाहर आ गए हैं, संजय सिंह उनके साथ हैं। और जो दूसरे श्रेणी के पीछे के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, उसके जो नेता है वो पहले से ही विद्यमान है। तो आम आदमी पार्टी भी संघर्ष में रहेगी। और कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि इलेक्शन से पहले केजरीवाल भी बाहर आ जाए, और जब केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो उनका हरियाणा में बहुत बड़ी स्टेक है। वो चाहते हैं हरियाणा में हमारे पैर से कम से कम उन इलाकों में जो दिल्ली के साथ लगते हैं, ताकि दिल्ली में वोटर्स का जो प्रभाव है, या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, मोहल्ला क्लिनिक का हो, स्कूलों का हो, तो उसका प्रभाव हरियाणा पे भी पड़े, हरियाणा के वोटर्स के मन पे। कितना पड़ता है ये मैं नहीं जानता। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में ये सक्रिय हैं, बादशाहपुर में भी थोड़े बहुत सक्रिय हैं, परंतु ये क्या रिजल्ट अपनी फेवर में ले पाएंगे, इसके बारे में अभी तक प्रश्न चिन्ह है। और इसी प्रकार पलवल और होडल की मैं बात करूंगा, यहां भी प्रश्न चिन्ह है। हाँ, कैंडिडेट इनका जरूर खड़ा होगा, हथीन में शायद ना हो तो इफेक्टिव ना हो। परंतु एक बात सच मानिए, जब हम फरीदाबाद जिले की 6 सीटों की व्याख्या करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, तो वहां आम आदमी पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। वहां शायद इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच में ना होकर ट्रायंगुलर हो जाए, 3 पार्टियों के बीच में हो। इन सब चर्चा के बाद मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा ये चैनल सच आज का आपकी सेवा में प्रस्तुत है, और जितना हमारा राजनीतिक ज्ञान है उसके आधार पर हम अपनी बातें आपके सम्मुख रखते रहते हैं। आपसे निवेदन है, इसको ध्यान से देखिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, अपने मित्रों को भी बताइए, उन सब लोगों को जो राजनीति में रुचि रखती हैं, जो वे जानते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं की व्याख्या की है। इस प्रकार का कोई भी हम सर्वे नहीं दिखा रहे और ना दिखाएंगे जिसके पीछे तथ्य ना हो, जिसके पीछे कोई व्याख्या ना हो, जिसके पीछे कोई बात ही ना हो। पैसे लेकर सर्वे करने वाली बहुत सारी एजेंसियां हैं, दूसरी अच्छी एजेंसियां भी होंगी। मुझे उनकी अच्छाई और बुराई की चर्चा नहीं करनी, मैं तो अपनी बात कहूंगा
कि आपका ये चैनल सच आज का दिखाएगा, आज का जो सच है उसके बारे में बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस रिक्वेस्ट का कि आप इस चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पुनः मैं इस चैनल आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में हम फरीदाबाद की 6 सीटों की व्याख्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।